नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल लर्निंग अड्डा विद प्रीतम में। तो दोस्तों, हम लोग जेआईबी का जो सीरीज़ चालू किया है उसमें प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का यूनिट 5 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिट 5 में आप लोगों का होता है रोल एंड फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्त देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स, टाइप्स ऑफ कैपिटल इशू इन प्राइमरी मार्केट, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ बॉन्ड और साथ में एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट मतलब आसबा। ठीक है, तो ये जो पूरा टोटल सिलेबस है हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जेआईबी सीआईबी और कुछ भी बैंकिंग रिलेटेड वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग अड्डा विद प्रीतम, और साथ में बेल बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको कुछ नया वीडियो आ जाने से आप साथ साथ में नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोगों का कैपिटल मार्केट के बारे में पूरा चैप्टर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को और एक बात बोल देता हूँ, आप लोग नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक में जाके ये जो नोट्स है पीडीएफ का नोट्स मिलेगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले हम लोग जो यूनिट 4 में देखा था कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके के होता है, एक होता है कैपिटल मार्केट, एक होता है मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट का हम लोग क्या देखा था, उसमें जो मेच्योरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो 365 डेज और मोर होता है, मीन्स एक साल से ज़्यादा या एक साल तक हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद वो जो कैपिटल मार्केट कौन रेगुलेटेड करता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कैपिटल मार्केट जो है वो दोस्तों दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। अभी प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग कैपिटल। यहाँ पे क्या करता है, कोई कंपनी जो होता है डायरेक्ट पब्लिक को शेयर इशू करता है। ठीक है दोस्तों, और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, ए मार्केट प्लेस वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड आफ्टर बी इनिशियली ऑफर्ड टू दी पब्लिक इन प्राइमरी मार्केट। जब सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में आपका ऑलरेडी इशू हो जाता है, मीन शेयर ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इशू हो गया, वो शेयर को बेचना खरीदना वो सब जो होता है वो कहाँ पे होता है दोस्तों, सेकेंडरी मार्केट में होता है। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग अच्छे से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रिलायंस जो कंपनी है वो क्या किया है, वो 100 करोड़ का शेयर निकालेगा। ठीक है, वो शेयर क्या करेगा, उसमें से 10 करोड़ खरीदेगा आपका रोहित शर्मा, क्योंकि वो मुंबई इंडियंस का प्लेयर है जिसका ओनर रिलायंस का नीता अंबानी है। तो वो बोला कि नहीं, मैं इसका 10 करोड़ का शेयर खरीद लूँगा। ये जो आपका रिलायंस से डायरेक्ट रोहित शर्मा ने 10 करोड़ का शेयर खरीदा, ये आपका जाके होगा कैपिटल का प्राइमरी मार्केट में। कैपिटल मार्केट का प्राइमरी मार्केट जो होता है वहाँ से ये होगा। अभी क्या किया, रोहित शर्मा ने बोल दिया चलो विराट भाई, आप वो जो मैंने 10 करोड़ का खरीदा था आप वो वाला मेरे से खरीद लो, ये रिलायंस का शेयर। तो अभी क्या किया, रोहित शर्मा ने 10 करोड़ का जो शेयर है वो विराट कोहली को बेच दिया। वो कहाँ बेच पाएगा, वो बेच पाएगा वो सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कंपनी डायरेक्टली शेयर इशू करता है, अपना जो शेयर होल्डर है या जो पब्लिक है डायरेक्ट इशू करता है। यहाँ पे क्या करता है, जो पब्लिक ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट से शेयर खरीद लिया है वो जो शेयर है इसका यहाँ पे खरीदारी होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका टोटल प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं। अभी हम लोग दोस्तों देख लेते हैं ये शेयर के बारे में। शेयर कितनी तरीके के होते हैं, सबसे पहले शेयर होता है इक्विटी शेयर, उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर। तो अभी हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स ऑफर्ड टू द कस्टमर टू बिकेम शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। ठीक है, तो इक्विटी शेयर एक शेयर होता है जो कस्टमर को ऑफर किया जाता है वो शेयर होल्डर बनने के लिए, कंपनी का शेयर होल्डर बनने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर सबसे पहले इशू किया जाता है। व्हिच मे और मे नॉट पे डिविडेंड, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। उसमें डिविडेंड पे भी किया जा सकता है, नहीं भी पे किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग प्रेफरेंस शेयर के साथ
एक साथ मिलके समझेंगे। तो उसमें और एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट्स वोटिंग राइट, मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स होता है। उसका मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर बड़ा डिसीजन लेगा तो उसका शेयर होल्डर को एक वोटिंग राइट देता है। वो लोग शेयर होल्डर का बीच में एक वोटिंग होता है, तो वही वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। ठीक है, अभी हम लोग प्रेफरेंस शेयर के बारे में देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर आर शेयर ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है कंपनी का, वो लोगों को ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर दिया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे क्या बोला, प्रेफर्ड ओवर इक्विटी शेयर इन केस ऑफ डिविडेंड। जब डिविडेंड पेमेंट करना पड़ेगा तो प्रेफरेंस शेयर को ज़्यादा प्रेफर मिलेगा। मीन्स जैसे प्रेफरेंस शेयर को पहले डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। जैसे कोई कंपनी अभी सोचिए 100 करोड़ का वो लोग का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो लोग क्या है 50 करोड़ का वो लोग डिविडेंड करेगा। उसमें क्या है, जैसे पहले 10 करोड़ या सोचिए 15 करोड़ वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगा, बाकी जो पहले 15 करोड़ वो लोग दे देगा, उसके बाद जो 35 करोड़ है वो लोगों का इक्विटी शेयर होल्डर को वो बाद में मिलेगा। उसमें क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हम लोग उससे सोच सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले डिविडेंड के लिए प्रेफर किया जाता है, उसके बाद कुछ बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो बोला था हम लोग जो देखे थे, विच मे और मे नॉट पे डिविडेंड, मीन्स अगर प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी डिविडेंड देने के बाद बच जाता है तब इक्विटी शेयर होल्डर को वो डिविडेंड मिलता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या होता है, वोटिंग राइट होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास क्या होता है दोस्तों, वो लोग के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का अच्छे से डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता चल गया होगा। तो चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है उसको हम लोग 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग देख लेते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, जैसे कोई कंपनी समझिए आप 1-2 साल से लॉस में चल रहे, वो डिविडेंड पेमेंट करने का पोजीशन में नहीं है। ठीक है, उसी टाइम में क्या होगा, अगर ऐसे 2 साल जैसे वो डिविडेंड पेमेंट करने का इसमें नहीं है तो तीसरा साल उसका प्रॉफिट हुआ वो डिविडेंड पे करेगा। इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर उस टाइम को में उसको 2000 में जैसे पूरा पहला जो 2 साल का डिविडेंड नहीं मिला था वो भी मिलेगा। एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक कंपनी है, समझिए रिलायंस कंपनी हो गया, पहले जो हम लोग लिया था वो 2018 में डिविडेंड नहीं दे पाया क्योंकि उसका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ, मीन्स प्रॉफिट जो हुआ वो एकदम मार्जिनल हुआ। 2019 में भी सेम बात है, इतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो डिविडेंड नहीं दे पाया। तो 2020 में वो अपना प्रॉफिट में आया और अच्छा प्रॉफिट कमाया, तब वो क्या करेगा, इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 2018 का भी जो डिविडेंड बचा था, 2019 का भी जो डिविडेंड बचा है और 2020 का भी जो डिविडेंड होता है, तीनों को एक साथ पेमेंट कर देगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तीनों को एक साथ प्रेफरेंस कर देगा, मीन्स एक क्यूमुलेटिव होता है, पहले का जो डिविडेंड बचा रहता है वो क्यूमुलेटिव हो जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, वो फैसिलिटी नहीं मिलता है। इन केस ऑफ 2018-19 में नहीं मिला तो 2020 में वो प्रॉफिट कमाया, सिर्फ 2020 का ही मिलेगा इन केस ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, एक ऑप्शन रहता है शेयर होल्डर के पास कि वो आफ्टर एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम जो प्रेफरेंस शेयर है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, जैसे अभी बोल दिया कि आप 3 साल बाद आपका जो प्रेफरेंस शेयर है उसको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। जो प्रेफरेंस शेयर में ये ऑप्शन रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, और जो प्रेफरेंस शेयर में ये नहीं रहेगा कि प्रेफरेंस शेयर हमेशा प्रेफरेंस शेयर ही रहेगा, कभी भी इक्विटी नहीं बन सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी नेक्स्ट में देखते हैं। एक होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है दोस्तों, राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट आफ्टर स्पेसिफिक फिक्स्ड डिविडेंड इज पेड।
कोई फिक्स डिविडेंड ऑलरेडी पेड हो गया, उसके बाद भी वो जो प्रॉफिट मिलता है तो उसमें भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का एक पार्ट रहता है और नॉन पार्टिसिपेटिंग में नहीं रहता। एक एग्जांपल के साथ हम लोग अच्छे से इसको समझते हैं तब पूरा क्लियर हो जाएंगे। जैसे समझिए अभी जो रिलायंस कंपनी है उसको नॉर्मली आप समझिए कि वो लोग सोच रहा था कि 30 करोड़ का वो लोगों को प्रॉफिट होगा, लेकिन वो लोगों को हो गया 50 करोड़ का प्रॉफिट। जब 30 करोड़ का प्रॉफिट होता तो क्या होता, 10 करोड़ जो है डिविडेंड वो आपको मिलता प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और 20 करोड़ का इक्विटी शेयर होल्डर को। अभी अगर 50 करोड़ का प्रॉफिट हो गया तो उसमें क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक्चुअली मिलना था 10 करोड़ और बाकी जो 40 करोड़ है वो इक्विटी शेयर होल्डर में बांटना था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अगर वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है उसको 10 करोड़ मिल गया, उसके बाद भी जो होगा, जो फिक्स्ड डिविडेंड उसको 10 करोड़ मिला, उसके बाद भी उसको एक अमाउंट मिलेगा, वो शेयर का एक पार्ट मिलेगा। जैसे वो प्रॉफिट का हुआ 40 करोड़, उसका भी एक पार्ट उसको मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और जिसको बस जो फिक्स्ड डिविडेंड है वही मिलेगा जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उनको हम लोग बोलेंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में। अभी हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ कैपिटल इशू इन प्राइमरी मार्केट। जो इशू होता है, इशू देखिए पहले 3 तरीके से होता है, पब्लिक इशू, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू फर्दर 2 टाइप में डिवाइड होता है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और होता है एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। राइट इशू का ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट का प्रेफर इशू होता है, क्यूआईपी होता है, मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रीफेरेंस। ठीक है, तो हम लोग अभी एक एक करके सबको देखने वाले हैं दोस्तों अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईपीओ के बारे में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, कोई एक कंपनी अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड कंपनी ऑफर्स फर्स्ट शेयर टू पब्लिक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलेंगे। अभी दोस्तों आप देखिए अनलिस्टेड कंपनी, ये क्या होता है अनलिस्टेड कंपनी। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, बाबा का धाबा एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, वो यूट्यूब में कुछ दिन पहले थोड़ा मशहूर था, इसीलिए उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। वो क्या किया, वो पहले कभी भी कैपिटल मार्केट में पैसा नहीं लगाया, वो कभी भी कैपिटल मार्केट में पैसा नहीं लगाया, लेकिन वो जितना मेट्रो सिटी है सब में वो अभी एक खोलने वाला है, अपना जो ढाबा का बिजनेस है वो बढ़ाने वाला है। इसके लिए वो क्या करेगा, इसके लिए वो 10 करोड़ रुपए आपका शेयर से मीन्स कैपिटल मार्केट से उठाएगा। ठीक है, तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल मार्केट में उसका फर्स्ट जो शेयर है इशू करना पड़ेगा। इतना देर तक वो कैपिटल मार्केट में अभी तक वो इशू नहीं किया था शेयर, इसके लिए वो आपका अनलिस्टेड कंपनी हो गया। ठीक है, अभी वो एक बार जो फर्स्ट सेट ऑफ शेयर कर देता है तब उसके बाद वो दोस्तों लिस्टेड कंपनी हो जाता है। एक बार भी कोई कंपनी अगर कैपिटल मार्केट में शेयर इशू कर दिया तो वो लिस्टेड अनलिस्टेड से लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जब पहला बार शेयर जब इशू कर रहा होगा उसको हम लोग, वो फर्स्ट सेट ऑफ जो शेयर है उसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ। तो अभी देखते हैं दोस्तों एफपीओ के बारे में। ठीक है, एफपीओ क्या होता है, लिस्टेड कंपनी है। अभी तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लिस्टेड कंपनी मतलब ऑलरेडी इसका शेयर कैपिटल मार्केट में उससे पहले भी वो इशू कर चुका है। लिस्टेड कंपनी ऑफर्स न्यू सेट ऑफ शेयर टू पब्लिक। ठीक है, एक लिस्टेड कंपनी है, उसको फिर से कुछ पैसा उठाना है कैपिटल मार्केट से। जैसे अभी पहले का एग्जांपल में आ जाते हैं, बाबा का ढाबा, वो अभी मेट्रो में खोल चुका है, वहाँ पे भी अच्छा चल गया, तो फिर से वो 100 करोड़ उठाना चाहता है और भी बहुत सारा टाउन में उसका ढाबा का बिजनेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसमें वो क्या किया, ये जो 100 करोड़ पहले तो एक 10 करोड़ वो शेयर ऑलरेडी यहाँ पे इशू कर चुका था, ये जो नया शेयर का है 100 करोड़ का उसको हम लोग बोलेंगे फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, मीन्स पहले वो किया, उसके बाद फिर से वो नया शेयर इशू कर रहा है कैपिटल मार्केट में, उसको हम लोग बोलेंगे एफपीओ, मीन्स फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं दोस्तों राइट इशू और राइट शेयर्स, ये क्या होता है। राइट इशू आर शेयर्स, न्यू सेट ऑफ शेयर होता है टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन एट ए डिस्काउंट प्राइस। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, एक लिस्टेड कंपनी है, वो पहले भी शेयर
इशू किया है, वो शेयर कोई आदमी खरीदा है, मतलब वो क्या हुआ, वो कंपनी का शेयर होल्डर हो गया। अभी वो कंपनी क्या न्यू सेट ऑफ शेयर होल्डर न्यू सेट ऑफ शेयर्स निकाला, ठीक है। तो वो क्या सोचा, वो जो शेयर है उसका जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वो शेयर कुछ डिस्काउंट प्राइस में देने वाले हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट इशू। अब एक एग्जांपल के साथ हम लोग को और क्लियर हो जाते हैं। जैसे वो बाबा का ढाबा है, वो पहले जब 10 करोड़ किया था तो उसमें आपका 1 करोड़ किसने खरीद लिया था, 1 करोड़ खरीद लिया था, आप समझिए डोनाल्ड ट्रम्प ने 1 करोड़ खरीद लिया था। उसको सोचा कि ये बिजनेस अच्छा चलेगा तो 1 करोड़ का शेयर वो खरीद लिया। तो डोनाल्ड ट्रम्प क्या हो गया दोस्तों, शेयर होल्डर हो गया, कंपनी का शेयर होल्डर हो गया। अभी उसके बाद बाबा का ढाबा ने जब 100 करोड़ फिर से ये किया, तो वो 100 करोड़ किसके लिए निकाला, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है बस उसके लिए निकाला, ठीक है। और वो भी कुछ डिस्काउंट प्राइस में, वो 100 करोड़ का कुछ डिस्काउंट देगा वो लोगों को, ठीक है। वो जो निकाला उसको हम लोग बोलेंगे राइट इशू। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कोई डिस्काउंट प्राइस में कंपनी शेयर इशू करता है, उसको हम लोग बोलते हैं राइट इशू और राइट शेयर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी नेक्स्ट में देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक लिस्टेड कंपनी है, वो शेयर ऑफर करता है, न्यू सेट ऑफ शेयर किसको करेगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अभी आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर क्या है, तो चलिए उसका डेफिनेशन हम लोग नीचे में अच्छे से देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट रिक्वायर प्रोटेक्शन फ्रॉम सेबी। वो जो इंस्टीट्यूशन है उसको सेबी से प्रोटेक्शन नहीं, मीन्स बड़ा बड़ा जो इंस्टीट्यूट जैसे आपका FII हो गया, बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, वो लोगों को सेबी से कुछ प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, तो वो हो जाता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। और कोई कंपनी अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए न्यू शेयर इशू करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ठीक है। तो अभी चलते हैं, चलिए नेक्स्ट में। यहाँ पे हम लोग देखने वाले डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट मेनली एक फिक्स्ड इनकम होता है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में हम लोग जो इक्विटी देखा था वो कंपनी का प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। इक्विटी जैसे कंपनी का भी कोई साल में कंपनी का 10 करोड़ इनकम हो सकता है, उसका नेक्स्ट साल में इनकम मीन्स प्रॉफिट हो सकता है, उसका नेक्स्ट साल में कंपनी को 20 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो वो होता है इक्विटी, ठीक है। डिविडेंड वो लोग पेमेंट करता है जैसे उसके हिसाब से, 10 करोड़ होगा तो थोड़ा कम मिलेगा, 20 करोड़ होगा तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा डिविडेंड। लेकिन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट अलग है, वो जैसे कंपनी किसी से लोन लिया है, ठीक है दोस्तों, कंपनी किसी से लोन लिया है, उसका एक फिक्स्ड अमाउंट कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट अभी होता है 2 तरीके का, एक होता है डिवेंचर, एक होता है बॉन्ड। उसमें एक बहुत छोटा सा फर्क है। डिवेंचर जो होता है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इशू करते हैं, ठीक है, और बॉन्ड जो होता है वो गवर्नमेंट एजेंसी इशू करता है, ठीक है। बस इतना ही फर्क है। एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को जब कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक के पास इशू करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिवेंचर, और कोई एक गवर्नमेंट एजेंसी जब डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करता है पब्लिक को तब हम लोग उसको बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले है कूपन बॉन्ड्स, उसके बाद जीरो कूपन बॉन्ड, उसके बाद कन्वर्टिबल बॉन्ड। एक एक करके आइए समझ लेते हैं। कूपन बॉन्ड में क्या होता है, इशूअर पे इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर एट ए प्री डिटरमाइंड रेट, ठीक है। कोई इशूअर है वो 1 करोड़ का शेयर खरीदा, मीन्स 1 करोड़ का डेब्ट बॉन्ड खरीदा, तो उसको एक फिक्स्ड पेमेंट जैसे 4%, 5%, 6% जो भी है उसको वो एनुअली या मंथली है जो भी है उसको इस तरीके से इंटरेस्ट मिलते जाएगा। अब आफ्टर मेच्योरिटी उसको जितना पैसा है वो टोटल मिल जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं कूपन बॉन्ड। जैसे नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में एक इंटरेस्ट मिलते रहता है, वही बात है उसमें, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये हो गया जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड दोस्तों क्या होता है, बॉन्ड इशूड एट डिस्काउंट रेट एंड रिपीट एट फेस वैल्यू, ठीक है। हम लोग उससे पहले भी पढ़े थे बॉन्ड इशूड एट डिस्काउंट रेट, कहाँ पे पढ़े थे दोस्तों, ट्रेजरी बिल में, यूनिट 4 का ट्रेजरी बिल में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छे से बोल देता हूँ। और बॉन्ड इशूड एट डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट में क्या होता है, पकड़िए कोई बॉन्ड का आपका फेस वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है। गवर्नमेंट आपको वो बेच रहा है 96 रुपीज़ में या 95 रुपीज़ में, ठीक है। जब एक बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा तब आपको गवर्नमेंट देगा 100 रुपये, ठीक है। वही होता है जीरो कूपन बॉन्ड।
ठीक है, उसमें कुछ कूपन नहीं रहता है, आपको एक डिस्काउंट प्राइस में दे देता है, और वो जो डिस्काउंट रहता है वही होता है आपका अर्निंग में। जैसे 4 रुपये मिला, 100 रुपये 96 से खरीद के आप 100 मिला बाद में, तो ये 4 रुपये जो हो गया वो आपका हो गया इनकम। तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, अभी देखते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड में। कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्या होता है, जो बॉन्ड को एक ऑप्शन रहता है कि वो इक्विटी में बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड। ठीक है, हम लोग जैसे प्रेफरेंस शेयर में पढ़े थे, प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही सेम उसका ये है कि अगर कोई बॉन्ड का एक ऑप्शन रहता है कि बाद में आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम हम लोग उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये जो पूरा है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं दोस्तों कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, आसबा। उसमें क्या है, एन एप्लीकेशन कंटेनिंग ऑथोराइजेशन टू ब्लॉक एप्लीकेशन मनी इन बैंक अकाउंट फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ ए इशू। हम लोग जब कोई शेयर या इशू जब सब्सक्रिप्शन करने जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये जो इशूअर है वो एक आपका ऑथोराइजेशन ले लेता है उसका बैंक अकाउंट का। जैसे उसका बैंक अकाउंट में समझिए 1 लाख रुपए है, ठीक है, और वो आदमी 50,000 का शेयर खरीदेगा, तो जो 50,000 का शेयर खरीदेगा उसका बैंक अकाउंट में वो 50,000 रुपये ब्लॉक हो जाएगा। उसका अवेलेबल कितना रहेगा, 1 लाख नहीं रहेगा, 50,000 ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 50,000 सब्सक्रिप्शन के लिए दे दिया है। जितना दिन तक वो ट्रांजैक्शन क्लियर नहीं होगा उतना दिन तक 50,000 रुपये ब्लॉक रहेगा। उसको ही बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, आसबा। ठीक है दोस्तों, ये था हम लोगों का कैपिटल मार्केट के बारे में एक एज ए होल आइडिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं फिर से बोल रहा हूँ JIB, CIB और बैंक रिलेटेड वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग अड्डा विद प्रीतम। और ये जो नोट्स है, ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा लर्निंग अड्डा विद प्रीतम का टेलीग्राम में। ये टेलीग्राम का लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके सब नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।